जो है चूंकि डिफरेंट स्ट्रीम के आप लोग होंगे तो बाइलिंगुअल ठीक रहेगा ना, दोनों तरफ से। हम लोग इंडियन इकोनॉमी तो जितने लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, वो तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे, काफी कुछ जानते होंगे। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इसका हम लोग आज का जो हमारा रहेगा क्लास वो इसी के इंट्रोडक्टरी पर रहेगा, और साथ में थोड़ी और चीजें जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है आज की या किसी भी इकोनॉमिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसी को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी, तो रिलेशन विद इकोनॉमिक्स है सीधा। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लें कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करता है, क्या डील करता है, व्हाट डज इकोनॉमिक डील। तो अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और वो सब प्योर इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी, तो हम लोग उसके शॉर्टकट पर आते हैं। तो 4 बेसिस है पहले इकोनॉमिक्स के। वेल्थ बेस है, वेलफेयर बेस है, स्कैरसिटी बेस्ड है, और ग्रोथ मॉडर्न बोला जाता है इसको, मॉडर्न अप्रोच। ये 4 मेन अप्रोचेज हैं इकोनॉमिक्स के कि इकोनॉमिक्स क्या डील करेगा। इनिशियली जब एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ जब आते हैं और 1786 में उन्होंने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंटिफिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स है। उसके पहले इकोनॉमिक्स थी लेकिन वो स्कैटर्ड वे में थी, एक पर्सनल इंडिविजुअल स्टेट लेवल पर रहती थी, और क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी स्टेट की और उसको कैसे डील करेगा वो जो वहां का एम्परर होगा, उसको लेकर के बात करी जाती थी। लेकिन इसके आगे जब एडम स्मिथ आते हैं तो एक साइंटिफिक वे में इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। तो हम लोग एक नोट कर लेंगे, जो नेम ऑफ द बुक है वो जरूर नोट कर लेंगे, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। ये उनकी बुक का नाम है। पूरा नाम इनका है एडम स्मिथ। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुक्स के नाम जो भी होंगे या राइटर्स के नाम वो आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे कभी, वो कभी ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन नहीं करेंगे। तो नेम है, नेम एज इट इज रहेगा हमेशा, चाहे आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे वो इसी तरह से रहेगा। तो इसके इन्होंने जो डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, बताया कि किस चीज को डील करता है, वेल्थ को। और जनरली हम लोग यही जानते हैं इकोनॉमिक्स धन के बारे में बात कर रहा होता है, संपत्ति के बारे में बात कर रहा था, क्रिएशन एंड डिस्पोजल ना। हम दो काम करते हैं धन के संबंध में, या तो क्रिएट कर रहे होते हैं वेल्थ, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, उसको खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत जो है कंजर्वेटिव अप्रोच रहा, बहुत सीमित दृष्टिकोण रहा। तो इसको बहुत ज्यादा एब्यूज भी किया गया कि अगर केवल वेल्थ की बात करता है, उन्होंने ह्यूमन इकोनॉमिक ह्यूमन की बात करी जो केवल वेल्थ से इंसेंटिव लेता है और उसी के कारण कोई काम करता है, तो इसको एक एब्यूज्ड सब्जेक्ट के बतौर देखा जाने लगा। तो फिर अल्फ्रेड नोबल मार्शल आते हैं और इन्होंने उसको रीडिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि यस इट इज वेल्थ बट इट इज द मीन ओनली, द लास्ट गोल ऑफ द
इकोनॉमिक्स इज टू क्रिएट द वेलफेयर ऑफ द मैन और सोसाइटी। जो भी लोग हैं और जो समाज है, धन उसका केवल साधन मात्र है, और जो केंद्र बिंदु होगा समस्या का, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होगी, वो कल्याण होगी किस तरह से लोगों के वेलफेयर को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके जो परचेजिंग पावर है उनकी बढ़ा करके किस तरह से जो मटेरियल लाइफ है उसको हम कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं जिससे उसके उपभोग का स्तर ऊंचा हो रहा हो, और उपभोग स्तर ऊंचा होने के साथ साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम होगी वो वेलफेयर होगा। ये अल्फ्रेड मार्शल बताते हैं, उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद लियोनल रॉबिन्स आते हैं। लियोनल रॉबिन्स ने बताया कि नहीं, इकोनॉमिक्स का जो, यहीं से इकोनॉमिक्स का जो मेन स्ट्रीम होता है वो स्टार्ट होता है लियोनल रॉबिन्स के थ्रू। लियोनल रॉबिन्स ने जो बुक लिखी उसका नाम है, बुक क्या है, वो एक एसे टाइप है, 45 पेज का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनका। उसका टाइटल है एन एसे ऑन टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये इस बुक में जो उन्होंने डील किया, अब यहाँ पर मार्शल ने कुछ और गलतियां करी थी, उन गलतियों को सुधार करते हुए फिर कहा ये किस चीज को डील करता है। एक्चुअली जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वेलफेयर नहीं है, वेलफेयर तो हमारा गोल है, प्रॉब्लम कैसे हम वेलफेयर को गेन करेंगे इस प्रोसेस को बताता है। तो वेलफेयर गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि देयर आर स्कैर्स मीन्स, जो हमारे पास साधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे वो स्कैर्स हैं, उनकी सीमितता है, वो दुर्लभ है, बहुत कम है। जबकि हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, दे आर अनलिमिटेड, वो असीमित हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं। तो इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास स्कैर्स मीन्स है, जो सीमित साधन है, उन साधनों का किस तरह से हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे या उनका प्रयोग किन किन पर करेंगे, ये जो डिसीजन मेकिंग होगी, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। न कि केवल वेलफेयर क्या होगा या वेल्थ क्या होगा इसकी स्टडी नहीं करता है। वो वेलफेयर और वेल्थ के बीच का जो प्रॉब्लम है उस प्रोसेस को डील करता है कि किस तरह से हमारे पास जो सीमित साधन होंगे, चाहे मनी है चाहे टाइम है, और उन साधनों के द्वारा जो हमारी जो रूटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, वांट्स एंड नीड्स, हमारी इच्छाएं भी और आवश्यकताएं भी, उन सबको हम किस तरह से पूरा कर रहे होंगे, या एक इंसान कैसे ये डिसीजन मेकिंग करता है कि उसको अपने संसाधनों को कहां पर एलोकेट करना है, ये सारे प्रोसेस की स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। फिर उसके बाद आता है इसका ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। पॉल एंथनी सैमुएल्सन ने ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन की बुक का नाम केवल इकोनॉमिक्स है। ये MIT USA में है, वहां पर जो है फाउंडर भी रहे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को डील किया, और स्कैर्सिटी सेंटर डेफिनेशन जो लियोनल रॉबिन्स ने दिया था, तो लियोनल रॉबिन्स के डेफिनेशन के बिहाफ पर ही उन्होंने थोड़ा सा और उसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स डील करती है उसको एलेबोरेट किया, और बताया कि ये जो सारे सिस्टम्स हैं, जो अलोकेशन है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो किस लिए होगी, टू सेक ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, ना विकास के लिए। ग्रोथ वर्ड यूज किया गया, बट जो मायने है उसके वो विकास से है कि किस तरह से विकास कर रहा होगा, और जो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा उन सारे प्रोडक्शन का कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन भी किस तरह से होगा कि जो कुछ लोग हैं उन लोगों के बीच, कुछ ग्रुप ऑफ सोसाइटी हैं उन ग्रुप्स के बीच, प्रेजेंट में इन लोगों के, इन सब को प्रेजेंट में किस तरह से हम उसको एलोकेट कर रहे होंगे, या फिर किस तरह से हम फ्यूचर में एलोकेट कर रहे होंगे। इसी तरह से जो हमारे प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनको हम किस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर में एलोकेट कर रहे होंगे, या जो इस तरह के डिसीजंस ले रहे होंगे, उसको इकोनॉमिक्स डील करता है, और यहाँ से मॉडर्न इकोनॉमिक्स का रास्ता खुल जाता है। अब इतने डेफिनेशंस का या इतने अप्रोचेस जो बेस रहे इकोनॉमिक्स के, इसके कारण क्या रहा?
ये बार बार बदलता रहता है। और आज भी अगर हम कहें तो एक परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देना ये भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली किस चीज को डील करता है। आजकल कल्चरल इकोनॉमिक्स की बात आ गई कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर्स हो रहा है। जो भी संस्कृतियां हैं, चाहे वो पश्चिमी संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, तो ये संस्कृतियों का जो मिक्सअप हो रहा है या लोकलाइज्ड कल्चर्स भी होते हैं, तो जो सोशल डायनामिक्स बढ़ी उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर या इकोनॉमिक एक्टिविटी पर या ह्यूमन प्रोडक्टिविटी पर या ह्यूमन स्किल पर या उसके लिविंग स्टैंडर्ड पर किस तरह से पड़ रही है, इन सारी चीजों को स्टडी करने लगा है इकोनॉमिक्स आज के टाइम में। तो फिर एक इसका जो क्षेत्र है, स्कोप वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अगर देखें कि इन सारे जो डील कर रहा है इकोनॉमिक्स, जो कुछ भी बात कर रहा है, इन सारी बातों के कुछ मूल फैक्टर्स हैं, कुछ मुख्य डायमेंशंस हैं। वो मुख्य डायमेंशंस को हम सॉर्टिफाइड करके अगर देखेंगे तो मेनली 4 डायमेंशंस दिखाई देते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या क्या डील कर रहा होगा, किस तरह की एक्टिविटीज को डील कर रहा होगा। तो वो 4 डायमेंशंस आते हैं। फर्स्ट है एक्टिविटी कंजम्पशन, उपभोग। अल्टीमेटली वी आर द कंज्यूमर्स। हम लोग कुछ भी हो अंततः और सबसे पहले उपभोक्ता ही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स किस चीज को डील कर रहा है, जो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो कंजम्पशन होगी। किस वस्तु का उपभोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा और किसके द्वारा या किसके लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये उपभोग से संबंधित जो समस्याएं होंगी उनका अध्ययन इकोनॉमिक्स करेगा। दूसरा इसी तरह से है प्रोडक्शन। ये दिख रहा है ना बोर्ड पर, उत्पादन। तो कंजम्पशन से तो हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। अब अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस तरह की, जिस तरह की डिमांड होगी उस तरह की जो है हमको वस्तुएं चाहिए। तो वस्तुएं प्रोडक्शन एक्टिविटीज से हमको मिल सकती हैं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो समस्याएं होंगी वो पहले तो डिसीजन किस तरह का लेना होगा कि किस वस्तु का हम उत्पादन करेंगे। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो पहला उसका काम होता है वो डिसीजन लेता है कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है। फिर अगर उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो डिसीजन लेगा कि किस प्रकार से करेंगे। मींस कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे या कैपिटल लेबर मिक्स्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वो इस तरह का डिसीजन लेगा कि हम किस प्रकार से उत्पादन करेंगे। फिर अगर यह डिसीजन ले लेता है तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है कि कितना उत्पादन करेंगे, उस वस्तु का हम कितना उत्पादन करेंगे, उसका एक अमाउंट होगा, कितनी मात्रा का हम उत्पादन करेंगे जो उसके समझ में आएगा कि सेलेबल क्वांटिटी क्या है। तो वो डिसीजन ले रहा होगा कि कितना हम उत्पादन कर रहे होंगे। और फिर ये भी डिसीजन होता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। जैसे अगर वो वस्तु का निर्धारण करते हैं, मान लेते हैं कार निर्माता कंपनी है, कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो कार इज कार, लेकिन देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स ऑफ दैट। एक कार आपको 5 लाख में भी मिल सकती है, एक कार आपको 5 करोड़ में भी मिल सकती है, एक कार आपको 500 करोड़ में भी मिल सकती है। तो क्या कार का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो एवरीवन हु आर सीकिंग फॉर परचेज अ कार can afford 5 lakh and 500 crore equally? It is not possible. Someone can purchase the car of 5 lakh value, someone can purchase the 500 crore, afford 500 crore rupees for that car. तो कुछ लोग हो सकते हैं सोसाइटी में जो कि 5 लाख का अफोर्ड करेंगे, कुछ लोग होंगे सोसाइटी में जो 500 करोड़ का भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वह जो प्रोडक्शन होगा वह किसके लिए होगा, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस प्रोडक्शन में जो ये डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारा डिसीजन का प्रोसेस क्या होगा ये इकोनॉमिक्स डील करता है। फिर प्रोडक्शन अगर है
इट मीन्स देयर इज अ सप्लाई इन इकोनॉमी। कंजम्पशन है, इट मीन्स देयर इज अ डिमांड इन इकोनॉमी। लेकिन एक प्रोड्यूसर है, उसने कहीं प्रोडक्शन किया और हम आप यहाँ पर बैठे हैं, हमको वो चाहिए, कैसे हमको मिलेगी? देयर शुड बी अ मीडियम जो कि उस प्रोड्यूसर और उस कंज्यूमर को मिला दे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। विनिमय, हम क्या करते हैं? विनिमय कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में वो रिलेशनशिप होगा, और विनिमय का मीडियम क्या होता है? एक्सचेंज का मीडियम क्या होता है? मार्केट, बाजार होगा, जहां पर हम जाते हैं और वस्तुओं को वहां पर विक्रेता होगा, और एज अ बायर हम लोग वहां पर जाते हैं और वस्तुओं का विनिमय कर रहे होते हैं। अब यह जो विनिमय होगा, एक तो एक्सचेंज मीडियम से हो सकता है थ्रू मनी, जब हम मुद्रा के द्वारा कर रहे होते हैं विनिमय, लेन देन कर रहे होते हैं। दूसरा बार्टर सिस्टम भी हो सकता है कि हम वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन कर रहे होते हैं आपस में। हमने, हमारे पास कोई सरप्लस कमोडिटी है, हमने किसी को दे दिया, उसके पास सरप्लस कमोडिटी है, वो हमने उससे ले लिया, तो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली भी हो सकती है। तो विनिमय करेंगे तो जो विनिमय से संबंधित समस्याएं हैं, विनिमय में क्या समस्या आएगी कि किस वस्तु की कितनी कीमत उपभोक्ता चार्ज करेगा और कंज्यूमर कितनी कीमत देगा। कंज्यूमर चाहता है कि मिनिमम प्राइस पे करे, प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर ले। तो उल्टा, दोनों के जो हित हैं वो उल्टे हैं। उपभोक्ता के लिए उसका हित निर्भर करता है कि कीमत कितनी कम हो जाए, और उत्पादक का हित निर्भर करता है कि उसका कितना कीमत ज्यादा मिल जाए। लेकिन ऐसे चलेंगे तो फिर समस्या हल नहीं होगी। तो समस्या कैसे हल होगी? थोड़ा दोनों बैलेंस में आए। तो जो प्रोसेस है प्राइस डिटर्मिनेशन का, किस वस्तु का कितना कीमत होगा, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस भी होंगी, कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, उनके बीच कैसा इंटर रिलेशनशिप है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, एक एक्शन से दूसरा कैसे रिएक्ट करता है, कंज्यूमर्स के उस कमोडिटी के अगेंस्ट कैसे टेस्ट है, कैसे उसके प्रेफरेंसेस हैं, इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका हल हम लोग जो है एक्सचेंज थियरीज में देखते हैं कि अलग अलग मार्केट में क्या प्राइस चार्ज की जा सकती है, या कीमतें अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो किस तरह से वो कीमतें परिवर्तित या वेरी कर सकती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, समझ में आ रहा है ना सबको? आप लोग अगर आगे बैठो तो ज्यादा बढ़िया। सुनाई दे रहा है वहां तक? अभी फिर ठीक है। हमने कहा कि एक्सचेंज होगा, देयर विल बी अ मीडियम नोन एज मनी। हाँ, मनी हम प्राइस के फॉर्म में, प्राइस क्या होती है? द अमाउंट पर यूनिट। एक इकाई के लिए जो हम अमाउंट मुद्रा देते हैं वही कीमत होती है। जैसे अगर आप एक पेन खरीदने गए तो उसको उसके लिए जितनी मुद्रा व्यय किया, एक पेन की अगर 10 पेन आपने 100 रुपए में खरीदा तो कीमत क्या होगी? हमने एक पेन के लिए एवरेज जो वो निकलेगा 100 अपॉन 10 कर लेंगे तो 10 रुपी पर यूनिट उसकी प्राइस हो जाएगी। तो एक एवरेज फॉर्म में हम सिंगल यूनिट के लिए जितना मनी स्पेंड करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? प्राइस कहा जाता है, उस वस्तु की कीमत कही जाती है। तो वो मनी हमारे पास आनी चाहिए, तब तो हम उसको स्पेंड करेंगे। तो मनी हमारे पास आएगी कहां से? तो देयर इज अ प्रोडक्शन, और हम जानते हैं प्रोडक्शन डिफरेंट फैक्टर्स के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। उत्पादन के अलग अलग साधन हैं और उन साधनों की उपलब्धता पर उत्पादन निर्भर करेगा, या साधनों की मात्रा में परिवर्तन पर उत्पादन परिवर्तित हो सकता है। तो वो साधन हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द लैंड, ना, भूमि। दूसरा होता है लेबर, श्रम। तीसरा होता है कैपिटल, पूंजी। फोर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यम, उद्यमी या साहसी। तो ये सब मिल करके उत्पादन करते हैं। उद्यमी या साहसी रिस्क बियर करता है, वो बिहाइंड कर्टन काम करता है ना, वो इन्वॉल्व होता नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व है तो विल बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अ लेबर और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
तो लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर द सिमिलर थिंग्स इन इकोनॉमिक्स, दोनों एक ही चीजें हैं। लेबर जनरली हम लोग लेबर वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में जो पिक्चर आता है वो ये आता है कि पर्सन हु इज एक्टिंग फिजिकली, जो शारीरिक रूप में कार्य कर रहा है उसी को हम लोग श्रमिक के रूप में जानते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जैसे मैनेजर्स हैं ना, क्लर्क्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, जो भी, तो उनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, और दो पार्ट में हम लोग कह देते हैं कि एक को वेज मिलती है, वेजेस मजदूरी, और दूसरे को सैलरी ना। इट इज द सोशल डिवीजन नॉट इकोनॉमिक डिवीजन। इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में देयर इज नो सैलरी, ओनली द वेजेस, मजदूरी ही होती है। अब वो शारीरिक श्रम कर रहा हो या मानसिक श्रम कर रहा हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग मेंटल वर्क के बतौर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो लैंड, लैंड क्या है? लैंड मीन्स एवरीथिंग विच इज फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। सब कुछ, लैंड का मतलब अपर लेयर ऑफ द लैंड विच इज यूज फॉर कल्टीवेशन इज नॉट ओनली, जो हम लोग खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, भूमि की ऊपरी सतह, वही केवल लैंड नहीं है। एवरीथिंग फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कुछ भी है प्रकृति ने आपको निःशुल्क, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, प्रकृति ने आपको दिया है, निःशुल्क है, वो क्या है? लैंड है, ठीक है। फिर हम लोग करें कैपिटल। कैपिटल इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इनकम। वो क्या है? आय का वह भाग है जो आय का फिर से उत्पादन करता है, ठीक है, उसे हम लोग पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, तो देयर विल बी पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स, जिसके पास लैंड होगी लैंडलॉर्ड होगा ना, कैपिटलिस्ट होगा जिसके पास कैपिटल होगी, पूंजी होगी, ठीक है। श्रमिक जिसके पास अपना फिजिकल एक्टिविटी है, स्किल है, या फिर उसके पास मेंटल स्किल है, तो लेबर होगा। ये तीन तरह के लोग होंगे जो एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अगर एक प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, वो इन सबको इकट्ठा करेगा, और ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो क्यों इन्वॉल्व होंगे? उनको अगर इन्वॉल्व होते हैं तो अपना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, अपना लैंड दे रहे हैं, या कोई कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल दे रहा है, या कोई फिर लेबर है वो अपना फिजिकल या मेंटल वर्क कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस के बदले रिटर्न चाहिए, तभी वो काम करेंगे। तो रिटर्न मिलेगा कब? जब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ना, उत्पादन की काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब लगे होंगे, तभी उनको उसके बदले में प्रतिफल मिलेगा, और यह प्रतिफल उनकी आय कही जाती है, इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वही इनकम हमको मनी के फॉर्म में मिलती है, जिसे हम स्पेंड करते हैं। तो ये इनकम कितनी, किसको, कैसे मिलेगी? लैंड के लिए उसका रेंट क्या होना चाहिए, कैसे डिटरमाइन होगा रेंट? किस तरह से कैपिटल पर इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा, ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? और लेबर है तो उसको कितना वेजेस, मजदूरी मिलनी चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो भी अलग अलग मार्केट कंडीशंस होंगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगी, उन सब के लिए अलग अलग रोल प्ले करेगा, तो अलग अलग लेवल ऑफ पक्ष होंगे, ठीक है। पक्ष मतलब टोटल पेमेंट, जो भी कुछ मिल रहा है, तो कैसे डिटरमाइन होगा? वो सारा जो समस्या है, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो कुल उत्पादन हुआ उसका अलग अलग साधनों के बीच में किस तरह से वितरण किया जाएगा। उस उत्पादन को उत्पादन के फॉर्म में, वस्तु के रूप में तो नहीं दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा? मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो उसकी बिक्री की जाएगी, उस बिक्री से रिवेन्यू होगी, उस रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग फैक्टर्स को। ये सारी चीजें किस तरह से होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। अब एक फैक्टर और है जो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। एक बंदा है जो इन सब में चक्कर लगाता है, इन सब को फोकस करता है और इन सब को अफेक्ट करता है। बता सकते हैं आप?
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम लोग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब स्टेट एंड सेंट्रल नहीं, स्टेट का मतलब सरकार, ठीक है। स्टेट मींस स्टेट, एक सिस्टम। ये सरकार क्या करती है, अभी आप 1 फरवरी को देखें क्या की ना, 1 फरवरी को क्या होता है, बजट, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरली दैट शुड बी अ 1 February or last day of the February. It is traditionally from the independence. The budget was produced in the parliament on last date of working day of the February. ना जो अंतिम कार्य दिवस होता है फरवरी का, वो एक परंपरागत है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें आपको जरूर लिखा होगा, बजट के बारे में बताया गया होगा किस आर्टिकल के थ्रू कौन सी धाराएं हैं, उनके थ्रू बजट प्रपोज्ड होता है और कैसे पास होता है, वो सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। लेकिन कहीं डेट मेंशन नहीं होगा कि इसी डेट पर बजट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बजट ये गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर करता है, उसके प्लानिंग पर डिपेंड करता है वो किस तरह से बजट प्रोड्यूस करेगी, किस डेट पर प्रोड्यूस करेगी। ये इम्प्लीमेंटेशन और उसके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे लिए कितना टाइम चाहिए, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कितना साइज ऑफ बजट है। बड़ा बजट होगा तो उसको खर्च करने, उसके एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले अगर बजट प्रपोज्ड कर देते हैं पार्लियामेंट में तो हमको टाइम मिलेगा। उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो उसमें हम इजिली काम कर ले जाएंगे। फिलहाल तो ये गवर्नमेंट बजट में करती क्या है, जो बजट है उसका नाम बजट है, एक्चुअली वो फिस्कल पॉलिसी है। वो क्या है, राजकोषीय नीति है सरकार। जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस वाले सेगमेंट में आएंगे तो इसमें सारी चीजें डील करेंगे। तो ये सरकार भी इन सारी क्रियाओं को अफेक्ट करती है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। और थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकती है कि जो बेनिफिशरीज हैं, हायर बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम हैं, उनसे कुछ लेती है, और जो वल्नरेटेड हैं, जो वंचित हैं, उन पर खर्च करती है। तो अगर हम उपभोक्ता के रूप में देखें तो जो ऊंचे आय वाले हैं उनसे कुछ लेती है और उसको सोशल सेक्टर में जो डेप्रिविएटेड सोसाइटी है उस पर उसको खर्च करती है। दूसरी तरह से रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी करती है। ऐसे संसाधन जहां पर कुछ साधन ज्यादा लगे हुए हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर संसाधन कम लग पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनका रीअलोकेशन कर देती है। जहां पर ज्यादा लगे हैं वहां से अतिरिक्त लगे हैं उनसे कुछ ले करके जहां पर और अपॉर्चुनिटीज है उन सेक्टर्स में लगाने का काम करती है। तो स्टेट करते हैं, और स्टेट की एक्टिविटी को भी इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। उसकी इकोनॉमिक, चूंकि वो इकोनॉमी को ओवरऑल अफेक्ट करता है, तो इसको बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त या राजस्व, ये डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, तो लोक वित्त या राजस्व। तो ये सरकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग लोक वित्त में कर रहे होते हैं, वो किन किन समस्याओं को कैसे हल करती है और उसके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से कैनन्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं। इनकी स्टडी हम लोग पब्लिक फाइनेंस में करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग फाइनली कहें, या जितना हम लोगों ने देखा, तो कुछ एक वर्ड्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, क्या, डिसीजन मेकिंग। देन वी कैन से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग अगर एक लाइन में कहें, इकोनॉमिक्स किस चीज का जो है अध्ययन कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग का, निर्णय की प्रक्रिया का अध्ययन। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो निर्णय की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, और उस निर्णय की प्रक्रिया में क्या करता है, अलोकेशन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलोकेशन ही तो कर रहे होते हैं, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एक्सचेंज मीडियम ट्रेडर ना, या डिस्ट्रीब्यूटर, या जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के बतौर का, तो हम लोग अलोकेशन ही तो कर रहे होते हैं, अलोकेट करते हैं, रीअलोकेट करते हैं। तो वी कैन आल्सो से इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ अलोकेशन। अर्थशास्त्र क्या है, अलोकेशन का विज्ञान है, ठीक है। कि किस तरह से हम संसाधनों का, अपने मींस का, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरह से अलोकेट, प्रोड्यूसर की इच्छा प्रोडक्शन होगी,
कंज्यूमर की इच्छा उपभोग होगी, तो ये सारी चीजों पर हम किस तरह से अलोकेशन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन अगर करें या एक क्लियर पिक्चर के रूप में देखें तो सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं, बिना किसी उसके लिमिट्स के चक्कर में पड़े, बिना कुछ चक्कर में पड़े, हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक्स आल्सो अ साइंस ऑफ अलोकेशन। ये दो बातें हमको हमेशा पता होंगी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी विषय वस्तु है कि क्या क्या इकोनॉमिक्स डील कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी समझ लेंगे तो इंडियन इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या होगी फिर ना, वो इंडियन होगी, अमेरिकन होगी, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी होगी, रशियन होगी, चाइनीज होगी, क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सबके लिए एक ही होगा। अब ये सारी एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने निर्वाह साधनों का को इकट्ठा करते हैं, उनको खर्च करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ये एक तंत्र है जिसमें हम लोग अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है? एक तंत्र है जिसमें हम अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या अपने निर्वाह को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने सब्सिस्टेंस को वहां पर फुलफिल कर रहे होते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ये सारी चीजें पा रहे होंगे। ठीक, ये इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी को केवल हम लोग, जैसे जब हम लोग कहते हैं इंडियन, तो एक पहले हम लोगों ने एक जो है नाउन जोड़ दिया, और वो नाउन इंडियन होगा या जो भी कंट्री के होंगे तो हम लोग वो नाउन जोड़ लेंगे। अगर चाइना के हैं तो कहेंगे चाइनीज इकोनॉमी। तो ये जब नाउन जुड़ गया तो फिर इकोनॉमी अब क्या हो गई, एक हम स्पेसिफिक एरिया में देख रहे हैं कि वो इकोनॉमी क्या होगी। तो जब इंडियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगी, तब बात आ जाती है समस्या कि इसकी सीमा क्या होगी। जब हम इंडियन कहते हैं तो हमें देश दिखता है, उसका मैप दिख रहा होता है, इज दैट इज इकोनॉमी? क्या वो जो मैप है वो इकोनॉमी है? जो ज्योग्राफिकल मैप आप लोगों ने जो है अगर देखा होगा ग्लोब पर, आपके ज्योग्राफी के टीचर बताए होंगे, एक मैप उन्होंने इंडिया का बनाया होगा, तो क्या वही इकोनॉमी है? नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कंट्री है, लेकिन इकोनॉमी उससे और भी कहीं ज्यादा है। हमारी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे ही देश में नहीं होती हैं, दूसरे देशों में भी होती हैं, और कुछ दूसरे देश के लोगों की एक्टिविटीज हमारे देश में होती है। तो इकोनॉमी वो सब होगी इंडियन इकोनॉमी जहां जहां आर्थिक क्रियाएं भारत की हो रही, चाहे वो हम वहां से कुछ गेन कर रहे होंगे या कुछ उनको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनको सप्लाई कर रहे होंगे। तो चाहे हम वहां से प्राप्त कर रहे हैं या उनको दे रहे हैं वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में, पूंजी के रूप में, ग्रांट के रूप में, फाइनेंस के रूप में, डेब्ट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम कर रहे होंगे, वो सारा ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए इकोनॉमी को सेक्टोरली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ताकि हमारे अंदर, हमारे सामने पिक्चर क्लियर रहे। एक सीमा जो कंट्री की है, और फिर इकोनॉमी। तो दो क्षेत्र बना लेते हैं हम लोग, क्या? डोमेस्टिक एंड फॉरेन। घरेलू क्षेत्र डोमेस्टिक सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को हम दो तरह से देखने लगते हैं कि विदेशी क्षेत्र में हमारे विदेशों में किस तरह से या विदेशों के साथ कौन सी आर्थिक क्रियाएं हो रही है, कितनी हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है,
और इसी तरीके से हमारे घरेलू क्षेत्र में हमारे सीमा के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनका मैग्नीट्यूड और एक्टिविटी किस तरह से है। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र इस तरह से हो गए कि हम सीमा के आधार पर देख रहे हैं कि क्षेत्र विदेशी होगा या फिर घरेलू क्षेत्र होगा। ये दो तरह के क्षेत्र में डिवाइड हो गई। अब इकोनॉमी हमने कहा कि एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जहां पर हम अपने सबसिस्टेंस को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने कंजम्पशन लेवल को गेन करते हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव मामले में इन्वॉल्व होंगे। अब वो जो प्रोडक्शन के बिहाफ पर सेक्टर्स अगर हम लोग डिवाइड करें, सेक्टरल डिवीजन करते हैं, तो वो सेक्टरल डिवीजन 3 सेक्टर्स में आता है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन के सेक्टर्स होंगे वो 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, बोलना नहीं। आप लोग बच्चे थोड़े बोलेंगे कि नोट करिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इसको इंडस्ट्री, ये सारे अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। अब पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर को हम लोग डिफाइन कर लें। एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि मीन्स क्या होता है, कृषि का क्या मतलब है, लेना देना। कृषि में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। कल्टीवेशन, हम लोग खेती करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन हम लोग करते हैं। फिशरीज है, जो समुद्री जीव हैं उनका पालन करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है, कल्टीवेशन में बहुत सारे आते हैं, फ्लोरिकल्चर है, क्या बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को बेसिकली कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करना है। अब एग्रीकल्चर है क्या, क्यों इसको एग्रीकल्चर, यहाँ भी तो प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट का हो रहा है, राइस का हो रहा है, मिल्क का हो रहा है, मीट का हो रहा है, एग्स का हो रहा है, या फिर फिश का हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है प्रोडक्शन। तो इसको हम इंडस्ट्री क्यों नहीं कह देते। इसको एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाता है कि वी डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग हियर, हम यहाँ कुछ उत्पादन करते ही नहीं है एक्चुअली, वी जस्ट ऑर्गेनाइज द सिस्टम। हम क्या करते हैं, केवल उसका संगठन तैयार करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। हम उसको, उसमें कुछ उत्पादन नहीं करते, हम व्यवस्था करते हैं, प्रकृति करती है। वीट हम नहीं बनाते, राइस हम नहीं बनाते हैं, कि हम बना रहे होते हैं। जैसे कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं, थ्रेड्स को लेकर के बुनाई करते हैं उसकी, तो क्या हम वीट बना रहे, बनाते हैं? नहीं। हम राइस बनाते हैं? नहीं। हम मछली बनाते हैं क्या? नहीं। वो नेचर बनाती है, हम केवल उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो एग्रीकल्चर वो सारा काम है जिसमें प्रकृति उत्पादन करती है, हम उस उत्पादन के लिए व्यवस्था देते हैं। ठीक है, अगर हम वीट का प्रोडक्शन न करें, राइस का न करें, फिश का न करें, तो क्या होंगे? नहीं होंगे। हाँ, हमारी जरूरत के हिसाब से हो सकता है कि ना हो, जो हमारी जरूरत का स्थान है, जो हमारी जरूरत की मात्रा है, वो हो सकता है हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन नेचर अपने हिसाब से सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। उसी नेचर से हमने उसको लिया, सीड लिया और सीडिंग कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली नेचर है वो बनाएगी, उसका वातावरण है। कब आपको क्या क्या करना है, बस सीडिंग कब करना है, उसमें इरिगेशन कब करना है, कितना कब फर्टिलाइजर डालना है, आप अरेंजमेंट करते चलेंगे, बाकी नेचर अपना सारा काम कर लेगी।
ठीक है, आप केवल व्यवस्था दे देते हैं और प्रकृति अपना काम स्वतः करती है। तो ऐसे सारे कार्यों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, कृषि क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहाँ मैन मेड गुड्स होंगी ना, इसमें हम लोग इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर हम लोग स्वयं उत्पादन कर रहे होंगे, लेकिन जो स्वयं उत्पादन कर रहे होते हैं वो भी उत्पादन क्या करते हैं, हम उसका स्वरूप परिवर्तित करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से गुड्स को लेते हैं और उन्हीं प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को लेकर के हम लोग जो है उसी प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को लेकर के हम लोग दूसरी तरह की वस्तुओं को बना देते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने कपड़े पहने हैं तो कपड़े कहां से आए, थ्रेड से बने होंगे, स्टिचिंग की गई होगी फैब्रिक की, फैब्रिक बना है थ्रेड से, थ्रेड बना है कॉटन से, कॉटन कहां से आया, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से ही हम लोग इनपुट्स लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, या इसको हम लोग मिडिल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी गुड्स और मिडिल गुड्स, माध्यमिक वस्तुएं बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो ये मध्यवर्ती वस्तुओं को हम लोग ले लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से और उनके द्वारा अंतिम वस्तुओं का उत्पादन इंडस्ट्री में करते हैं। इंडस्ट्री में मध्यवर्ती का भी उत्पादन होता है ना, जैसे कपास है वो तो प्राइमरी हो गया ना, मध्यवर्ती भी उसको कर सकते हैं प्राइमरी, जो कुछ अंतिम से पहले है वो मध्यवर्ती है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज आती है, हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, और वो वस्तुएं हो सकती हैं इंडस्ट्री की, हो सकती हैं निर्माण की, हो सकती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जो है एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है। जैसे उद्योग है तो वस्तु का उद्योग होगा ना, जैसे हम लोग शूज पहने हैं, कपड़े हैं, वस्त्र है, और भी खिलौने हैं, जो कुछ भी ये हम लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं होती है वो सारे उद्योग में आ जाएंगे। फिर निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, रोड है, ये सारी चीजें आ जाएंगी कंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से एनर्जी है, बिजली का उत्पादन कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, माइनिंग एक्चुअली माइनिंग में थोड़ा सा हम लोग एक वो कर ले क्लैरिटी कि ये जो खनन है ये एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है ना। खनन और उत्खनन दो काम होते हैं। उत्खनन का मतलब है जो ऊपर से, धरती के ऊपर से हम लोग प्राप्त कर रहे होते हैं, खनन का मतलब है जो धरती के, भूगोल वाले बताए होंगे क्लियर, हमको भी बहुत हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ नीचे से प्राप्त करते हैं, कुछ ऊपर से, लेकिन वो हम बनाते नहीं। तो मैंने जो एक प्योर डेफिनेशन दिया एग्रीकल्चर, वो सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम कुछ भी बनाते नहीं है, प्रकृति से मिलता है, प्रकृति बनाती है, हम उसको केवल प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्था देते हैं। तो खनन और उत्खनन प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन चूंकि ये सारे प्रोडक्शंस आकर के फिर प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते ना, आयरन ओर होता है, स्टील ओर होता है, सब कुछ ओर फॉर्म में अयस्क के रूप में मिलता है हमको ना। तो जब ओर फॉर्म में मिलता है तो उसको हम लोग रिफाइन करके और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसका अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है ना। कुछ जैसे पेट्रोलियम निकाले तो उससे डीजल भी बना, पेट्रोल भी बना, गैस भी बना, बहुत सारी चीजें उससे फिर बनती हैं, उसी से आपका लुब्रिकेंट्स जो आते हैं ना वो सारे बनते हैं। तो उसको फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, तो वो इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि खनन और उत्खनन किस तरह की क्रियाएं प्राथमिक हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी ना। लेकिन अगर हम पूछे कि पेट्रोलियम का उत्पादन या पेट्रोल का जो है, पेट्रोलियम का ही उत्पादन अगर कर रहे हैं तो पेट्रोलियम में सब आ गए, वो सारा कुछ किसमें आएगा, उद्योग में आएगा, तब वो इंडस्ट्री में आ जाएगा। जब तक वो माइनिंग तक है तब तक वो जो है प्राइमरी है, लेकिन जब पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होगा तो किसी इंडस्ट्री में होगा, हम उसको सेपरेट कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स को और अलग अलग फॉर्म में उसको प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है,
सर ये क्रिप्टो करेंसी वाला माइनिंग किस सेक्टर में है? क्रिप्टो करेंसी की जो है माइनिंग थोड़ी होती है। नहीं सर, उसकी माइनिंग भी होती है तभी तो पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी तो वर्चुअल मनी है। वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है वो। ठीक है, क्रिप्टो अभी आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर पर भी आए। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली ये सब हम लोग जब मनी वाला डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली ये सब मनी वनी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू भी ऑथेंटिसिटी इनको नहीं मिली है। ठीक है, ये सब मनी नहीं है, ये हम एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज है। ठीक है, लेकिन उस पर अभी कोई प्रॉपर, चूंकि पहले नहीं था, न्यू इवोल्यूशन है, तो कोई उस पर इस तरह के लॉ एंड रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हैं, इसलिए अभी इस पर बहुत, इसलिए इकोनॉमिक्स में इस पर बहुत बहस नहीं होती, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता जरूर है, इसलिए अब इस पर चर्चा, इसके लिए एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाए, या तो इसको जो है लीगलाइज किया जाए, या तो फिर सीधे सीधे कहा जाए कि इसको लीगल हम नहीं मानेंगे। और इसको, हालांकि सरकारें इसके विरुद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको लीगल नहीं मानेंगे, और जो एजेंसीज इसको चला रही हैं वो कह रही हैं कि चूंकि जब आप शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं तो फिर इसमें स्पेकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है, इसको भी एज अ डेरिवेटिव देखिए, तो वो प्रॉब्लम्स है अभी एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं टर्शियरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को सामान्य तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो डिफाइन करते हैं कि इसमें अदृश्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, हाँ, इनविजिबल गुड्स होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एडवाइस करता है, एडवाइस आपको दिखती नहीं है। वकील के पास जाते हैं, वकील आपका मुकदमा लड़ता है, तो क्या मुकदमा लड़ रहा है बोलता है, दिखता थोड़े ही आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इनविजिबल फॉर्म में हैं, लेकिन कभी कभी विजिबल भी होती हैं। जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट ना, होटल और रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहां तो हमको विजिबल होता है, लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट विजिबल होते हुए भी उनका मेन मोटिव सर्विस है। ठीक है, इसलिए उसको सर्विस सेक्टर में ही रखते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग बनी है होटल की या रेस्टोरेंट की, वो इंडस्ट्री का पार्ट है। जो फूड है वो इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको सर्विस दे रहे हैं कि हम आपको फूड दे देंगे। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर के पार्ट में आते हैं। वो बाकी और उनके जो कंपोनेंट्स है वो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में आ जाएंगे, लेकिन जो है ये जो इनका मेन मोटिव, आप होटल में जाते हैं, कमरा है, रहते हैं, फिर कोई दूसरा गया तो दूसरा कोई कमरा थोड़ी बना करके देते हैं, वो बस केवल आपको सर्विस प्रोवाइडर है। आपको सेवाएं दे रहे हैं, आपको रहने ठहरने खाने की सुविधा दे रहे हैं, कन्वीनियंस दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, आप यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा होती है ना, फील होती है। ठीक है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे थे, लेकिन वो यात्रा क्या है, अगर जिसको आपको कहा जाए वो कौन सी वस्तु है यात्रा, ठीक है, अलग अलग जगह की यात्रा है तो आप बता देंगे, लेकिन वो यात्रा क्या है, तो वो जर्नी आप उसको विजुअल फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, चाहे वो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, रिवर ट्रांसपोर्टेशन हो, सी ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, या एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हो, एयर वाटर एंड लैंड तीन ही होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सर्विसेज के सेक्टर में, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारे किस में आएंगे, सर्विस सेक्टर में। तो इस तरह से हम लोग सेक्टरल डिवीजन कर लेते हैं इकोनॉमी का। ये जो प्रोडक्टिव मीन्स है ये तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि क्षेत्र, जो देश के बाहर लोग काम करते हैं उनको भी सर्विस सेक्टर में रखा जाएगा, तो वहां जो पैसे भेजते हैं मंथली या फिर ईयरली, वो किस तरह का काम कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। सर मान लीजिए कोई डॉक्टर है अमेरिका में या कहीं पे भी, तो सर उनको वो सर्विस सेक्टर में आएगा। अगर डॉक्टर है तो सर्विस सेक्टर में आएगा, बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री में आएगा। वो किस तरह का, इंडिया के बाहर भी इधर लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, सेक्टोरल डिवीजन सेम होगा। देखिए इसमें हमने इसलिए इसको पहले बताया, बाद में इसको बताया, जबकि आप अगर बुक्स ओपन करेंगे तो पहले ये लिखा होगा, बाद में ये लिखा होगा।
तो पहले ही हमको ये क्लियर कर लेना है वो सारी एक्टिविटीज, चाहे वो हमारे घरेलू क्षेत्र में हो रही है और चाहे विदेशी क्षेत्र में हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज को हम इन्हीं 3 फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? अब वो किस फॉर्म में हमारे पास आ रही हैं, वो किस एक्टिविटी के थ्रू आ रही हैं, वो एक्टिविटी उसी सेक्टर में जाएगी। ठीक, अगर कोई वहां से उधारी भेज रहा है, ऋण के रूप में भेज रहा है, ग्रांट के फॉर्म में भेज रहा है, फाइनेंस में चली आएगी। ठीक है, तो अब वो सारे डिटेल्स धीरे धीरे आपको क्लियर होते हैं जैसे जैसे पढ़ेंगे। देखिए ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट के आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब वो सारी चीजें आप पॉइंट्स पर, टॉपिक्स पर आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और उन सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन तो थर्ड सेक्टर में किसके बारे में आता है? डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तीसरे बारे में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है या कुछ और चीजें होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इंडस्ट्रियल चीजों को, तो वो तीसरे बारे में आएंगे। हाँ बिल्कुल आएगा। तो जो रेस्टोरेंट होते हैं वो सेकेंडरी में आएंगे। बताया तो मैंने, टर्शियरी में आएंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट टर्शियरी सेक्टर के पार्ट है। रॉ मटेरियल को वही मैंने कहा, वो कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं, वो जो सोसाइटी में ऑलरेडी वो अरेंजमेंट दे देते हैं, आपको सुविधा देते हैं कि हम आपको भोजन दे रहे हैं। ठीक है, तो उनकी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि होटल एंड रेस्टोरेंट ये किस सेक्टर में आएंगे, तो आपका सीधा आंसर होगा सर्विस सेक्टर में, कि होटलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट इज द सर्विस। ठीक, अब उसके दूसरे पार्ट्स होते हैं कि वो फूड आपको दे रहे हैं या कोई और काम दे रहे हैं, आपको कोई वस्तु, वो अपनी वस्तु नहीं दे रहे हैं, वो वस्तुएं कहीं कहीं मार्केट की बनी हुई है। ठीक है, उन्हीं बनी हुई वस्तुओं को कुछ अरेंज करके वो आपको दे रहे हैं, तो वो सर्विस, बस आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, होटल और रेस्टोरेंट, आप अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन होता है तो आप देखिए ये स्पेसिफिक और क्या, बस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात की है तो वो सेकंड में गया। देखो अगर कहा जाए, मैंने कहा क्या, रेस्टोरेंट एंड होटलिंग, वर्ड पर ध्यान दीजिए। रेस्टोरेंट या होटलिंग, सीधे सीधे सर्विस, उसका रेस्टोरेंट या होटलिंग का मतलब ही है कि सेवा देना, आपको ठहरने की सेवा देना, आपको आराम करने की सेवा देना, यही होटलिंग और रेस्टोरेंट का मतलब होता है। ठीक है, होटलिंग एंड रेस्टोरेंट का मतलब बस इतना होता है, आपको ठहरने या आराम करने की सेवा देना। बाकी फूडिंग और ये सारी चीजें तो बाद में आ जाती हैं। आप होटल में जाते हैं और बाद जब आप वहां से चेकआउट करते हैं तो उसका मैनेजर आपसे क्या पूछता है, मेरी सेवाएं आपको ठीक लगी कि नहीं। ये थोड़े पूछता है कि बिल्डिंग कैसी थी, तो आपसे पूछता है कि मेरी सेवाएं आपको अच्छी लगी, आप हमारी सेवाओं से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो आपसे सेवाएं पूछता है कि हमारी अच्छी थी कि नहीं। इज दैट क्लियर? वो सर्विस देता है फूडिंग की, वो सर्विस देता है ठहरने की, वो सर्विस देता है आपके आराम करने की, वो सर्विस देता है आपके ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आजकल अवेलेबल कराने लगे हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स, अच्छा मतलब वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे। अब देखिए, मैं जा रही हूं या आ रही हूं, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो प्रोडक्शन किस सेक्टर से हुआ है। एग्रीकल्चर से हुआ है तो एग्रीकल्चर में आएगा, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग हो जाएगा वो। प्राइमरी सेक्टर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। हम रॉ मटेरियल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं या रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर हो गया हमारा। अब रॉ मटेरियल्स जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर, अगर हम कपास का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हुआ ना। अगर हम कपड़े का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हुआ। और अगर हम बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे देशों में, हमारे बैंक की शाखाएं खुली हुई है, तो सर्विस सेक्टर हो गया। तो सेक्टोरल डिवीजन में आप कंफ्यूज मत करिए, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज ना करिए कि ये अगर विदेश में चला गया तो उसका कुछ स्वरूप बदल जाएगा। नहीं, उत्पादन तो जिस क्षेत्र में हुआ है वही उत्पादन का क्षेत्र रहेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र का है, चाहे उद्योग का है, और चाहे सेवा क्षेत्र का। इसमें आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग हो गई विदेशों में तो उसका बदल गया कि किस सेक्टर का है, सेक्टर नहीं बदलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है,
सर हमें ये जानना था कि जो मोबाइल पे और लैपटॉप पे जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं वो कौन सी सर्विस, एनी क्लास इज द सर्विस। हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट इज द सर्विस। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपको दिख रहा है क्या? महसूस होगा आपको, अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल का महसूस होगा। हाँ ऑब्वियसली अलग अलग लोगों की आपका रिसीविंग कैपेसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग रिसीव करेंगे। एक दिन ज्यादा कर सकते हैं, एक दिन कम कर सकते हैं, आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। डजंट मैटर इस बात। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, जो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल से बिलोंग करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि केवल रॉ मटेरियल से बिलोंग करता है, मतलब ऐसा चीजें जो हम खुद से बना ले रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे बिलोंग करता है। और सेकेंडरी में आपने कहा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, तो फूडिंग किस सेक्टर में है? फूडिंग तो वही हो गया। नहीं सर, रॉ मटेरियल आपने बोला कि जो होटल और रेस्टोरेंट प्रोवाइड, फूड प्रोडक्शन इज द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में है एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्शन इज इंडस्ट्री। अब मैं समझ रहा हूँ आपका क्या कंफ्यूजन होगा। आपका कंफ्यूजन ये होगा कि वो फूड प्रोडक्शन तो आपको रेस्टोरेंट और होटल में भी मिल रहा है, ठीक है। अब आप जब होटल का या रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है कि होटल और रेस्टोरेंट होता क्या है। होटल और रेस्टोरेंट में हम लोग देखते हैं स्टार्स लगे होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार। रेस्टोरेंट का मतलब होता है सराय, आप लोगों ने सुना है पहले बोला जाता था सराय, दैट इज द रेस्टोरेंट फॉर पार्शियल कंफर्ट। हम जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए कहीं रुके, आराम किए, दैट इज द रेस्टोरेंट। होटल मीन्स हम आए, हमको नेक्स्ट डे काम है, एक लॉन्ग टाइम के लिए हमको थोड़ा रुकना है, तो वहां कुछ हमको स्पेसिफिक अरेंजमेंट चाहिए, वो हो गया होटल, इतना मात्र है। अब जो स्टार्स लगे होते हैं, कहते हैं 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार है, 5 स्टार है, इसका 7 स्टार है। इसका मतलब क्या है? वहां पर वो आपको और कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब वो फूडिंग दे रहे हैं 1 स्टार, लॉजिंग तो ऑलरेडी है, उसी को 1 स्टार कहते हैं, रुकना तो आपको दे ही रहे हैं, तो 1 स्टार हो गया। फूडिंग दे रहे हैं तो आपको 2 स्टार हो गया, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, 3 स्टार हो गया। मतलब वहां पर फूडिंग की फैसिलिटी है, लॉजिंग की फैसिलिटी है, फूडिंग की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल भी दे दिए, 4 स्टार हो गया, ठीक है। है ना, आपकी वहां टिकट बुकिंग हो सकती है कि आप विदेश भी जा सकते हैं, वहां से आपके आपके आपकी टिकट बुकिंग रेल का है, आप दूसरे शहर पर जो मूवमेंट्स हैं, आप उस शहर में घूमने के लिए, दूसरे शहरों में घूमने के लिए, आपको वहीं से सीधे फ्लाई कर जाने की व्यवस्था दे रहे हैं, 5 स्टार हो गया, ठीक है। 6 स्टार मसाज पार्लर्स नाम सुना होगा। तो ऐसे स्टार्स बढ़ते जाते। इट मीन्स कि एक्चुअली प्योरली होटलिंग एंड रेस्टोरेंट, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अब वहां हम फूडिंग दे रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्शन। हम राइस लेंगे, पल्सेस लेंगे ना, और फिर आटा लेंगे, रोटी बनाएंगे, जो करेंगे वो, दैट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज द इंडस्ट्री। सर जैसे चना ही हो गया, डायरेक्ट फार्मर उगाता है, अपने लिए तुरंत यूज करता है, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में आता है। मान लीजिए फार्मर से खरीद लेते हैं इंडस्ट्री, उसको साफ सफाई करके पैकिंग करके देती है, तो वो क्या इंडस्ट्री के फॉर्म, जहां प्रोसेस हुआ, प्रोसेस मतलब उसका स्वरूप नहीं बदल रहा है, बदलता है। हाँ, पैकिंग होता है, फिर आप कहते हैं कि ये ब्रांड का चना अच्छा है, ये ब्रांड का चना खराब है, ये ब्रांड का चना बड़ा है, इस ब्रांड का चना छोटा है, इसका पकता है बढ़िया, इसका नहीं पकता है, बोलते हैं। नमक इसका बहुत बढ़िया है, उनका बहुत खराब है। किसी भी तरह का प्रोसेस होगा तो किसी न किसी रूप में उसका स्वरूप परिवर्तित होगा ना, वो इंडस्ट्री में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मेडिसिन का तो इंडस्ट्री में है ऑलरेडी। अभी देखो किस चीज का आपने कहा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट हुआ, तो
अभी मैं बता रहा हूँ, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रांडिंग। पैकेजिंग का मतलब रैपर या बोरी में भर देना नहीं, ठीक है। पैकेजिंग का मतलब ब्रांडिंग से है। जब गेहूं जाता है विदेश में तो सरकार बेचती है, ठीक है। ट्रेडर से अपने जो उनका एफसीआई गोडाउन है वहां से कोई देश डिमांड करता है, उसी बोरे में वो भर करके बेच देती है, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। राइस बेचती है तो उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, दैट बिलोंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर वही टाटा की दाल भेजने लगे, टाटा से कोई देश खरीदेगा तो टाटा उसमें दाल बनाएगा उसमें। अब वो वहां पर जैसे चना है, अरहर है, तो उसकी दाल नहीं भेज रहा है सरकार, वो केवल खड़े रूप में रॉ फॉर्म में भेज दे रहा है। लेकिन अगर वही पल्सेस बन जाएंगी तो कोई इंडस्ट्री होगी वो पल्स बनाएगी, उसको उसका जो पॉलिशिंग और उसका जो क्या बोलते हैं मिलिंग फॉर्म होगी, उसमें उसकी मिलिंग करेंगे तो दो पार्ट्स में बटेगा, तब उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, उस ब्रांड नेम से जाएगी और वो कंपनी भेजेगी, तब क्या हो गया वो इंडस्ट्री। क्लियर है? ये बढ़िया है। ये आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, वन वे कन्वर्सेशन खराब होता है। वेरी गुड। अगर कोई अपना ब्लड डोनेट करता है वो किस सर्विस, एनी काइंड ऑफ डोनेशन। लेकिन सर इसमें इकोनॉमी कुछ पैसे वैसे तो कुछ मिल नहीं रहे इसमें इसी अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, ये सेक्टर जो इकोनॉमी है इसमें कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है या कुछ मिल तो रहा है ना पैसे, लेकिन ब्लड डोनेट में पैसा का कुछ आदान प्रदान तो कहां से ये करते हैं, उसके चार्ज नहीं लगते। ठीक ठीक, रुक जाइए। एनी एक्टिविटी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स का डील करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पैसा ही ना हो, लेकिन अब वेल्थ भी इसका एक पार्ट है। ह्यूमन इज वेल्थ आल्सो, ह्यूमन लाइफ इज आल्सो अ वेल्थ। अगर हमारे ब्लड देने से किसी की लाइफ बच रही है तो दैट इज अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ आल्सो। अब आप एक लेबर को खड़ा कर दे रहे हैं, फिर से अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स बढ़ गई, मींस हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? किसी बूढ़े आदमी को इज आल्सो नहीं, प्रोड्यूसर होगा तो कंज्यूमर होगा, डिमांड क्रिएट करेगा इकोनॉमी में। ठीक है, नहीं प्रोड्यूसर होगा तो कंज्यूमर होगा, तो हमारा जो कंजम्पशन एक्टिविटी थी तो वो तो आ गई ना। इज दैट क्लियर? हाँ, आपका क्या था? अच्छा, वो और कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी एल्स? कोई और कंफ्यूजन? हम लोग क्या बात कर रहा था? अच्छा, ये 3 सेक्टर्स हो गए, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। आई थिंक टाइम इज ओवर आल्सो, 9:30 एग्जैक्टली। 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा और इसको सम अप कर ले। तो हम लोगों ने जो देखा, फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है, सब्जेक्ट मैटर्स क्या होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो सारा हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक, और इकोनॉमी किस तरह से सेक्टरली हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम लोग भी क्लास होगी तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और हैं, और वो अब आप ध्यान से देखेंगे और उसको करेंगे, उसको सेटल। तो उसमें हम लोग जो है, अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, फ्रेमवर्क्स देखेंगे और क्या देखेंगे,